हेलो एवरीवन, दिस इज लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 5 में हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो अभी इकोलॉजी का ही पार्ट चल रहा है। इसमें एक क्वेश्चन भी है जो आपके मेंस पेपर में पूछा गया, दैट इज़ कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ओके, और यही मैं बोलूँगा कि इसमें भी लोगों को हवा नहीं लगा। तो आपके पेपर में जो हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पर पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप बुक कवर कर रहे होंगे, साथ साथ स्टैटिक और जो अपडेट्स होंगे। एक बार बता दूं, इकोलॉजी में कोई अपडेट्स नहीं है, कोई करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। इकोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें अगर एडिशन होती हैं भविष्य में तो उसके ऐड ऑन करके एक्स्ट्रा लेक्चर्स इसमें ऐड ऑन कर दिए जाएंगे। पर अभी के लिए इसमें बता दूं, इकोलॉजी इज़ टोटली स्टैटिक। ठीक है, पौधा क्या होता है, जंतु क्या होता है, उसमें अडॉप्टेशन क्या होता है, इसमें आप क्या कुछ नया कर दोगे। ठीक है, क्योंकि सारी स्टडी उस हिसाब से हो ही चुकी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैं बोला था मेंस में भी जो पूछा गया, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन मेंस में भी पूछेंगे, लेकिन जिनको पूरा नॉलेज है वही लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जो पहला लेक्चर मैंने अपडेट किया था उसमें मैंने आपको मेंस के कैरिंग कैपेसिटी वगैरह के क्वेश्चन पेपर भी दिखाए थे। ठीक है, चलो। सो मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी और आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। ये टेलीग्राम है, चैनल है जहाँ पे मैं आपको कहता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आइए, सो टॉपिक है दैट इज अ पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन किसे कहते हैं आप सबको मैंने पहले ही बता दिया। एक ही तरह की स्पीसीज, सेम स्पीसीज मेंबर जब किसी पर्टिकुलर एरियाज में किसी जगह पर रहते हैं वो एक पॉपुलेशन कहलाता है। तो पॉपुलेशन है व्हाट, सेम स्पीसीज मेंबर लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, है ना, इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक ही तरह के स्पीसीज के मेंबर जो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं वो एक पॉपुलेशन कहलाता है। और आपको पता है जब कई तरह के स्पीसीज मेंबर एक साथ आकर किसी हैबिटेट में रहते हैं तो वो कम्युनिटी कहलाती है। यानी यहाँ पर सेम स्पीसीज के बारे में बात होने वाली है, एक ही तरह की प्रजातियां हैं यहाँ पर। आइए, पॉपुलेशन इकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आपके सामने दिख रहा है कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स पे थोड़ा ध्यान देना। तो व्हाट इज द पॉपुलेशंस, अब मुझे नहीं लगता किसी को कुछ बताने की जरूरत है। सेम स्पीसीज के मेंबर होते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटरैक्ट करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, है ना, और इसके साथ साथ अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो लोग शेयर भी करते हैं। ठीक है ना, इंटरब्रीड ऑफकोर्स अगर इनके बीच में ब्रीडिंग हो रही हो तो इनका जीन उनके अंदर, उनका जीन इनके अंदर, तो ये इंटरब्रीडिंग का ही प्रोसेस कहलाता है। पॉपुलेशन स्टडी के लिए जिस टॉपिक पर हम लोग को पहुंचना है उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो जानने हैं। जैसे एक टर्म आपके सामने लिखा हुआ है नेटैलिटी और एक टर्म आपके सामने लिखा हुआ है मॉर्टेलिटी। वैसे भी जन्म दर और मृत्यु दर, जिसे आप बर्थ रेट और डेथ रेट कहते हैं, ये बड़ा ही कॉमन है। अब इंडिया के पॉपुलेशन जब सेंसस की बात होती है वहां भी ये चीजें वहां पे भी आती हैं। नेटैलिटी कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी इकोलॉजी में, कुछ नहीं करना, वहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम में कितने हो रहे हैं, उसमें वहां के टोटल जो बर्थ रेट है ना, यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम, है ना, और अपॉन बर्थ रेट। यानी बर्थ रेट देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सुनना जरा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सेटिंग की वजह से ऊपर नीचे हो गया ना, इसमें कुछ चीजें अंदर हाइड हो गई, इसमें मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, सर्वाइव अपॉन total number of organism produce upon total number of organism upon total number of organism produce in certain period of time, in certain period of time। ठीक है ना, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी वहां पर किसी पर्टिकुलर टाइम में कुल कितने लोग हैं जो पैदा हुए हैं, उनमें से कितने हैं जो वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, यानी बच गए हैं, इसी को हम कहते हैं बर्थ रेट। यहाँ पे कुछ चीजें हाइड है, छोड़िएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव या जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सर्वाइव हो रहे हैं, और वहां पर कुल कितने प्रोड्यूस हुए थे उनसे अगर डिवाइड करके आप निकालो तो आपको टोटल मिल जाता है वहां का बर्थ रेट कितना है। और इसी को अगर ऐसे कर दो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव की जगह आप डेड कर दो या डाई कर दो, और अपन टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो वहां प्रोड्यूस हुए हैं किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, उससे डिवाइड कर दो, आपको मॉर्टेलिटी रेट मिल जाता है। तो मॉर्टेलिटी रेट यहां आपको लिखा है D/T, यहां पे चीज सही लिखी गई है, नंबर ऑफ डेथ इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है ना, जो किसी नंबर ऑफ डेथ किसी पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है उसको मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, और आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है। ठीक है, यानी अपन नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम में कितना है, ठीक है, ये बर्थ रेट को बता रहा है। और बर्थ रेट को मेजर करना हो तो कैसे बताएंगे, ये अपॉन करके नहीं है, ये लाइन देके बता रहा है कि नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम को बर्थ रेट कहते हैं और नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम को हम डेथ रेट कहते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस
प्रोड्यूस इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ सर्वाइव की जगह आप डेथ कर दोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस, तो ये आपका हो जाता है बच्चा मॉर्टेलिटी रेट। देखो गया बर्थ रेट और एक हो गया मॉर्टेलिटी रेट। अब एक और टर्म होता है, पहले मैं कुछ बेसिक चीज बता रहा हूं, वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स कैसे कहते हैं? वाइटल इंडेक्स में कुछ नहीं होता, हम बर्थ और डेथ रेट के रेशियो को मेजर करते हैं और ये हमेशा परसेंटेज में होता है, यानी यहां आपको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर कोई भी पूछे वाइटल इंडेक्स क्या है, एक लाइन में बोलना भाई बर्थ डेथ रेट को हम वाइटल इंडेक्स कहते हैं, बर्थ डेथ रेट को हम वाइटल इंडेक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो इट इज व्हाट? इट इज अ वाइटल इंडेक्स। और आगे लिए चलते हैं, इधर देखो। अब बात होती है सर्वाइवरशिप क्या, कर्व क्या होता है। अब देखो कुछ कर्व हैं जिसको आपको समझना है, इस पे बेस्ड होकर क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखो सर्वाइवरशिप कर्व को अगर समझना है इकोलॉजी में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा सर्वाइवल रेट के बारे में, सर्वाइवल रेट के बारे में, क्योंकि जो कर्व खींचा गया है वो सर्वाइवल दर के आधार पर ही खींचा गया है, सर्वाइवल रेट के आधार पर ही खींचा गया है। ठीक है, सर्वाइवल क्या होता है? ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां बच जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी जो मैं मॉर्टेलिटी की बात कर रहा हूं वो एक तरह का सर्वाइवल ही होता है। तो सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि वही वहां पर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को बनाते हैं। ऑफ कोर्स जब ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होगा तभी तो उस जगह का पॉपुलेशन होगा। तो पॉपुलेशन में हमें ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को समझने के लिए हम सर्वाइवल रेट निकालते हैं, और सर्वाइवल रेट के बाद हम उस बेसिस पर जब कर्व खींचते हैं तो इकोलॉजी में कुल 3 तरह के कर्व खींचे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या खींचे जाते हैं। इधर देखो, सर्वाइवल रेट को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहां एक थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है 100 माइनस QX। 100 क्या बताता है? यहां पर 100 बताता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां पे कितने प्रोड्यूस हुए हैं, और QX बताता है उनमें से कितने ऐसे हैं जो वहां पर मर गए हैं। ऑफ कोर्स सर एकदम समझ में आ रहा है, यानी पूरा बर्थ रेट ही तो है, यानी अगर हमको सर्वाइवल रेट निकालना है तो कैसे कहेंगे? सर्वाइवल रेट इज अ डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इवन आफ्टर द माइनस ऑफ व्हाट टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डाई, इसके बाद जो बचा इट इज व्हाट सर्वाइवल रेट। तो सर्वाइवल रेट इज अ डिफरेंस, ये सही लिखा है, इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल इंडिविजुअल प्रोड्यूस एंड टोटल इंडिविजुअल प्रोड्यूस, मतलब उसको 100% मान लिया। 100 टर्म यहां पे 100 नंबर को नहीं बता रहा है, 100 वैल्यू यहां पर 100 मतलब मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की संख्या को बताने के लिए उसको 100 से रिप्रेजेंट किया गया। उसमें से जो मॉर्टेलिटी है अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी QX क्या बता रहा है? मॉर्टेलिटी रेट को, अब जो बचा वही हमारा सर्वाइवल रेट है। तो 100 क्या बता रहा है? 100 बता रहा है बच्चा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हुआ है, और QX क्या बता रहा है? QX वहां का क्या बता रहा है? मॉर्टेलिटी रेट बता रहा है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है सर्वाइवल रेट। अब सुनो, इसी सर्वाइवल रेट के बेसिस पर हम लोग सर्वाइवरशिप कर्व खींचते हैं। क्या होता है सर्वाइवरशिप कर्व? इधर आओ, इधर आओ, सर्वाइवरशिप कर्व देखो इधर। यहां पर आपको जो कर्व दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है? एक तरफ आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाया गया और एक तरफ आपको क्या है? लाइफ स्पैन बनाया गया। ठीक है, और यहां पर 3 तरह के कर्व हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया। इसको कहते हैं फर्स्ट टाइप, इसको कहते हैं सेकंड टाइप, इसको कहते हैं थर्ड टाइप। पता है फर्स्ट टाइप को बच्चा हम लोग हाईली कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज हाईली कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। दिस इज हाईली कॉन्वेक्स कर्व, ध्यान रखना। इसको हम लोग डायगोनल कर्व के नाम से भी जानते हैं। किसी टाइम में इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में खूब भरे रहा करते थे, और इसको हम लोग हाईली कॉनकेव कर्व भी जानते हैं ना, हाईली कॉनकेव कर्व। यानी यहां पर आपको क्या मिला? एक मिला आपको बच्चा क्या? कॉन्वेक्स कर्व, एक मिला डायगोनल कर्व, और एक मिला आपको कॉनकेव कर्व। ठीक है, कॉन्वेक्स कर्व क्या कहता है? अच्छा, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हाईली कॉन्वेक्स कर्व का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन ले लो। ठीक है, ठीक है। हाईली कॉन्केव टाइप का बेस्ट एग्जांपल ले लो, एस्कैरिस ले लो। दिस इज एस्कैरिस, एस्कैरिस सुना होगा। और डायगोनल कर्व का एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज द हाइड्रा, इसका आप ले लो हाइड्रा। ठीक है, तो यहां आपको मिल गया ह्यूमन, यहां मिल गया आपको हाइड्रा, यहां आपको मिल गया एस्कैरिस। असल में एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप समझोगे सर्वाइवरशिप करना तो जल्दी समझ जाओगे। फिर मैं कह रहा हूं सर्वाइवल रेट के आधार पर हम लोग सर्वाइवरशिप कर्व खींचते हैं। ठीक है, अब सर्वाइवल रेट के आधार पर जो हम सर्वाइवरशिप कर्व खींचते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होता है? पहला जिसका नाम है हाईली कॉन्वेक्स कर्व, दूसरा जिसका नाम है डायगोनल कर्व, और तीसरा बच्चा जिसका नाम है हाईली कॉनकेव कर्व। अब जरा समझो, 3
कर्व को अलग अलग तरीके से लो। जैसे मैंने कहा यहां, अच्छा कर्व का मतलब तो समझ में आता होगा, यहां पर कोई वैल्यू है जीरो को रिप्रेजेंट करती है, यहां पर कोई वैल्यू है मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है, और यहां पर कोई वैल्यू है वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है। यानी एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, लाइफ स्पैन, वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ, ये एक्स एक्सिस हो गया बच्चा, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहले हम ह्यूमन को लेते हैं। अच्छा बताओ ह्यूमन का मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना होता है फर्स्ट टाइप में, तो सर ठीक है ह्यूमन देखिए इसमें लाइफ स्पैन मान लो 60 ईयर्स है, तो ह्यूमन का सर्वाइवल कैसे होता है, देखो 60 साल तक ह्यूमन अपना पूरा जिंदगी जी रहा है। ये देखो 10 साल हो गए, ये देखो 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, तो 60 साल तक ह्यूमन अपनी जिंदगी जीने के बाद फिर मर जाता है। यानी पूरा का पूरा कर्व देखो पहले सीधे चल रहा है, 60 साल तक सीधा चला, उसका डाउन हो गया, यानी कर्व कैसा आया, कर्व पूरी तरह से कॉन्वेक्स टाइप का आया। अगर इसको डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे, इस कर्व के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपनी पूरा जीवन स्पैन, अपना लाइफ स्पैन जीने के बाद फिर मरते हैं। जैसे ह्यूमन ऑन एन एवरेज 60 साल तक ह्यूमन जीता, उसके बाद मर जाता है। ठीक है भाई, प्लस भी चलता है, मैं कहां कह रहा हूं, तो माइनस भी आता है। ऑन एन एवरेज एक 60 साल का लाइफ स्पैन ले लेते हैं। तो यहां पर यह हुआ कि यहां पर मॉर्टेलिटी शुरुआत में है ही नहीं, यहां पर ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना जीवन काल पूरा करने के बाद फिर वो मरता है। तो कर्व पहले 60 साल तक सीधा चला, जिंदा रहा, फिर हो गया, ये हो गया हाईली कॉन्वेक्स टाइप। ठीक है, अब तीसरे वाले में देखो, ठीक है, तीसरे वाले में देखो, अच्छा ह्यूमन में कितने ऑर्गेनिज्म आते हैं जिंदगी में, चलो हमारे मम्मी पापा के 2 बच्चे, और 2 बच्चे अगर हैं तो मैक्सिमम कितना बर्थ हो गया टोटल ऑर्गेनिज्म के जीवन में, 2 होता है। तो 2 के 2 पूरे सर्वाइव करते हैं, फिर सारे के सारे 60 साल के बाद मरते हैं। तो कहने का मतलब है एक दोस्त जो दोनों के दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, 60 साल पे मर रहे हैं, ये क्या है, ये एक लाइफ स्पैन है, जी के मर रहे हैं। वहीं अगर आप एस्केरिस के केस में देखो, एस्केरिस का टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बच्चा एस्केरिस एक बार में लगभग 2 लाख अंडे देता है। कितने देता है, 2 लाख अंडे देता है। लेकिन अब तो एस्केरिस का मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बचा, टोटल कितना आया, पैदा होते 2 लाख आया, लेकिन सर्वाइव कितने करते हैं पता चलता है 1 महीने 2 महीने के अंदर, ये 1 मंथ का टाइम है मान लो, 1 मंथ का टाइम है, ये 1 मंथ का टाइम है, ये 1 मंथ का टाइम है, ये मान लो 2000 संख्या है, ये 2000 संख्या है, ये 2 लाख संख्या है। पता चलता है 1 महीने के अंदर ही बच्चा है, 1 महीने के अंदर यहां। अच्छा एस्केरिस का मान लो लाइफ स्पैन कितना है, एस्केरिस का मान लो लाइफ स्पैन जो वो 6 मंथ है, 6 मंथ मान लो, तो ये पहला मंथ हो गया, ये दूसरा मंथ हो गया, तीसरा मंथ हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया। ठीक है, एस्केरिस में क्या होता है पता था, 1 महीने के अंदर ही सारे के सारे एक पता नहीं कितने लगभग 90% एक मर चुके हैं। बचा कितना, लगभग 2000 एक बचा है ना, 99% मान लो एक मर चुके हैं, बचा कितना, 2000 एक बचा। अब अगर 1% ही करीब उसके एक बच रहे हैं, यानी 2 लाख में से 2 ही हजार बच रहे हैं, अब वो ही जाकर पूरी जिंदगी 6 महीना जीते हैं और फिर जाके मरते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। और ऐसा क्यों होता है एस्केरिस में, मैं आपको बताता हूं। एस्केरिस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा जीव होता है जो एस्केल्मेंथीज एनिमल का एक ग्रुप है, उसके अंदर आता है, और वो अपने एक बार में 2 लाख अंडे देता है। उसके अंडे जो होते हैं जब 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 बॉडी से बाहर निकलते हैं, है ना, जगहों पर वो फैलते हैं, जैसे डस्ट वस्ट पार्टिकल से फैलते हैं। तो मैक्सिमम एक ऐसा होता है, उनको फूड और नरिशमेंट ना मिलने से धीरे धीरे मरते चले जाते हैं, हार्डली बचता वो 2000 ही। अब सोचो अगर दुनिया में एस्केरिस 2 लाख अंडे ना दे तो आज एस्केरिस का वजूद ही ना हो, इसलिए 2 लाख देता है ताकि उसका मरने के बाद भी इतनी संख्या बची रहती है जो जाकर अपना जीवन काल चलाता है, और फिर जाकर उसके फिर अंडे आते हैं, फिर यही संख्या होती है। यानी कहने का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है इन द बिगनिंग। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए ज्यादा मिलता नहीं है, इसलिए मैक्सिमम डेथ भी इन द बिगनिंग हो जाता है। हार्डली 2000 के आसपास मान लो जो ऑर्गेनिजम्स है उसको प्रॉपर सबस्ट्रेटा या फूड मिलता है और वो अपना जीवन चक्र पूरा करता है। यानी यहां पर कर्व तुरंत ही डाउन हो गया, यहां पर कर्व जो है तुरंत ही डाउन हो गया, मैक्सिमम डेथ हो गई। ये हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है बच्चा कॉनकेव कर्व। और सुनो डायगोनल कर्व क्या होता है, जैसे हाइड्रा, ये एक ऐसा केस होता है जहां पर मॉर्टेलिटी रेट एक कांस्टेंट तरीके से चलता है। अगेन आई रिपीट, यहां पर जो मॉर्टेलिटी होता है, जो मृत्यु दर होता है, एक कांस्टेंट दर से चलता है। अब आप पूछोगे सर कांस्टेंट दर का क्या मतलब है, कांस्टेंट दर का मतलब यह है कि मान लो हाइड्रा 1 साल जिंदा रहता है, ठीक है, 1 साल जिंदा रहता है, तो 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, यानी मंथ के हिसाब से कितना हो गया भाई, ये हो गया 1 साल जिंदा रहता है, 12 महीने हो गए। पता चला क्या होता है, एस्केरिस एक बार में मान लो 12-14 बच्चे देता है, मान लो एक बार में ये हाइड्रा एक बार में लगभग 20 बच्चे देता है। पता चलता है 2 महीने के अंदर 2 मर जाते हैं,
पर अगले 2 महीने के अंदर 2-3 फिर मर जाते हैं, फिर अगले 2 महीने के अंदर 2-3 फिर मर जाते हैं। तो ना तो पूरे ही जिंदा रहकर लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद मरते हैं, ना तो मैक्सिमम मर जाते हैं। यहां पर डेथ और लिविंग दोनों के बीच की कंडीशन बीच में अटक गई है, यानी कह लो एक एवरेज डेथ चल रहा है। ना तो अगर ऐसा होता कि 20 के 20 हाइड्रा पूरी जिंदगी जीते फिर मरते तो कॉन्वेक्स हो जाता, या 20 में से 18 तुरंत मर जाते तो कॉनकेव हो जाता। यहां हो क्या रहा है, हर एक समय के ड्यूरेशन में एक एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेथ कर रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेथ कर रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेथ कर रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेथ कर रहे हैं। इसलिए कर्व ना तो पूरा सीधा हो रहा है, कर्व ना तो पूरा कर्व हो रहा है, ये पूरा का पूरा डायगोनल हो रहा है। और यही आपको मिलता है कहां, यही आपको मिलता है हाइड्रा के केस में। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सर्वाइवरशिप कर्व आपको डिफरेंट तरीके से सर्वाइवल रेट के आधार पे क्या समझा रहा है। एक बात और सुनो, जानते हो ये वाले जो कर्व होते हैं ज्यादातर समझो उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म बड़े आकार के होते हैं। थोड़ा देखो ह्यूमन, ये वाला कंडीशन उस ऑर्गेनिज्म में होता है जो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे आकार के होते हैं। समझो, दिमाग लगाना, यही आईक्यू है, यही क्रिएटिविटी है। और हाइड्रा इन दोनों के बीच के साइज का होता है। ठीक है, अभी एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन। हम तुमको एक बार बताते हैं, ठीक है, अभी यहीं पर वो चीज बताना बहुत जरूरी है। जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के बिहेवियर के होते हैं उनको हम के कहते हैं के सिलेक्शन या के सेलेक्टेड स्पीसीज, और जो ऑर्गेनिज्म इस बिहेवियर के होते हैं उनको कहते हैं बच्चा आर सिलेक्शन या आर सेलेक्टेड स्पीसीज। ठीक है, अब ये आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन में आगे जब हम लोग बात करेंगे तो हम तुमको ये बताएंगे जरूर। ठीक है, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन में क्या होता है, आर सिलेक्शन में ऑर्गेनिज्म की साइज छोटी है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कितना है, बहुत ज्यादा, 2 लाख अंडे देता है। के सिलेक्शन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की साइज बड़ी है और इसका ऑर्गेनिज्म अब प्रोड्यूस कितना है, ओनली 1 या 2 है। बात समझ में आ रही है, ये दोनों चीजें याद रखना। अच्छा, यहां पर के सिलेक्शन में कर्व कैसा है, ऐसा है। आर सिलेक्शन में कर्व कैसा है, कॉनकेव है। समझ में आ गई बात। अच्छा, यहां पर ऑर्गेनिज्म का जीवन काल कितना होता है, बड़ा होता है। यहां पर ऑर्गेनिज्म का जीवन काल कितना होता है, छोटा होता है। इसी चीज को अभी मैं आगे आपको आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन में ले जाऊंगा तो आपको ये चीज यहां दिख जाएगी। ये देखो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखो ए, ये देखो ए, ये देखो यहां पे क्या दिख रहा है। यहां पर जो मैंने आपको बोला जो चीज वही लिखी गई है। देखो दोस्त, इधर देखो, कैरेक्टर्स है ना। आर सेलेक्टेड स्पीसीज किसको कहते हैं, के सेलेक्टेड स्पीसीज किसको कहते हैं, दिमाग में बैठा लो। इसका एग्जांपल एस्कैरिस बैठा लो, आसान बहुत है अगर लॉजिकल आप चीजों को पढ़ रहे हैं। इसका एग्जांपल ह्यूमन बैठा लो। ठीक है, सबको पता है यहां पर कर्व कैसा मिला आर सिलेक्शन में, सर अभी आप दिखाएं कॉनकेव, यहां पे कॉन्वेक्स मिला। यहां पर ऑर्गेनिज्म की साइज कितनी है, स्मॉल है, यहां पर बड़ी है। यहां पर डिस्पर्सल कैपेसिटी कितनी है। अच्छा, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल हम मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो उसका बायोटिक पोटेंशियल होता है। तो सर हम एकदम समझ रहे हैं, जो स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म है उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 2 लाख अंडा। जो लार्ज साइज का है उसका बहुत कम है, 1 या 2 बच्चे। ठीक है, अच्छा यहां पर ऑर्गेनिज्म डिस्पर्स ज्यादा करते हैं या यहां करते हैं, ऑफ कोर्स सर एस्कैरिस डिस्पर्स बहुत करता है, ह्यूमन जहां होता है वहीं रहता है, वो ज्यादा दूर जाता ही नहीं है। तो यहां पे डिस्पर्सल ज्यादा है, यहां पर डिस्पर्सल कम है। इन्वायरमेंटल कंडीशन यहां पे वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम एक मर जाते हैं, लेकिन यहां पर जनरली कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है और अनप्रेडिक्टेबल नहीं, ज्यादातर प्रेडिक्टेबल है। इसको करेक्शन कर लेना, अनप्रेडिक्टेबल नहीं, ये ज्यादातर प्रेडिक्टेबल है। अब मेरे ख्याल से अगर आपके पेपर में आर सिलेक्शन स्पीसीज और के सिलेक्शन स्पीसीज में कभी कोई ऑब्जेक्टिव बनता है तो मुझे नहीं पता मेरे बच्चों में से किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं और आप कंसेप्ट क्लियरिटी वाले बच्चे हैं, है ना, फैक्चुअल वाले नहीं। ठीक है, फैक्चुअल वाले नहीं। अब इधर आओ जरा, हम तुम लोग को एक और चीज पढ़ाते हैं जिसका नाम है, तो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं ग्रोथ कर्व की तरफ, है ना। अब दूसरा हम चलते हैं बच्चा जिसका नाम है ग्रोथ कर्व। अब ग्रोथ कर्व क्या होता है समझो। सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है, आप जिंदा है या मर गए। ठीक है, हर समय आपके साथ लगा हुआ है, आप जिंदा हैं या मर गए, आप जिंदा हैं या मर गए। ठीक है, 2 महीने में मर गए, फिर 2 महीने में मर गए, नहीं आप पूरा जिंदा रहे उसके बाद मरे, नहीं आप शुरुआत में ही ज्यादा मर गए। सर समझ में आ रहा है, ये तीनों कंडीशन आपने बढ़िया से बता दिया। ठीक है, अब वहीं अगर हम दूसरी तरफ ग्रोथ कर्व की बात करें, अब एक बात बताओ, ग्रोथ कर्व कब आता है। जैसे सर्वाइवरशिप कर्व को समझने के लिए हम लोगों ने सर्वाइवल रेट देखा था, वैसे ही बच्चा ग्रोथ कर्व को देख जाने के लिए हम लोग को ग्रोथ रेट जानना होगा। ग्रोथ कर्व को जानने के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ कर्व को जानने के लिए हमें चाहिए ग्रोथ रेट। क्या चाहिए, ग्रोथ रेट चाहिए। और ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, ग्रोथ रेट हम कहते हैं dn/dt को। अब पूछोगे सर dn/dt क्या होता है, dn होता है बच्चा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स
है ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो वहां पर है वो उसका इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उनका जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसी चीज को हम मेजर करते हैं ग्रोथ रेट में। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उस समय में कितने समय में किस समय पर किस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ग्रोथ रेट कहलाता है। और ऑफ कोर्स कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ तभी करेगा जब वहां पर जिंदा बचेगा। अब देख लो जिंदा बचेगा हो क्या रहा है इसमें, देखो अगर हम ग्रोथ रेट को dn अपॉन dt करें, यानी ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन और ये टाइम है, पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आ गए, और ये भी पता है सारे के सारे सेम स्पीसीज मेंबर है, क्योंकि हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं कम्युनिटी नहीं, ठीक है। दो तरह के कर्व होते हैं जो आपके सामने दिए गए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम ले लो, वाई पर क्या, ये एक्स एक्सिस हो गया, इस पर टाइम लिखा हुआ, ये वाई एक्सिस पे ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ, ये एक्स एक्सिस पर टाइम है और ये वाई एक्सिस पे क्या बचा, वाई एक्सिस पे आपका ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म है। देखो दो तरह के कर्व आपके सामने हैं, एक जिसे हम कहते हैं जे शेप्ड कर्व, इसके कई नाम है, इसे हम जे शेप्ड कर्व भी कहते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे एस शेप्ड कर्व कहते हैं, लॉगिस्टिक कहते हैं, सिग्मॉइड कहते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो कर्व को समझना दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात बताएं, ग्रोथ कर्व को इकोलॉजी में जो खींचा गया किस आधार पे खींचा गया, सर ग्रोथ रेट के आधार पे खींचा गया। ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, dn अपॉन dt। तो यहां देखो यहां पे भी dn अपॉन dt, यहां पर भी dn अपॉन dt, लेकिन दोनों केस में अलग अलग तरह का ग्रोथ है। एक काम करो, किसी ऑर्गेनिजम्स को अगर आर्टिफिशियल कंडीशन में हम ग्रो कराएं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो कराएं तो उसका जो ग्रोथ मिलेगा वो एक्सपोनेंशियल या जे शेप मिलेगा। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को नेचुरल कंडीशन में ग्रो कराएं, देखो ये सब क्लू है, ये एग्जांपल अगर आप याद रखोगे तो कभी फंसोगे। नेचुरल कंडीशन में ग्रो कराएं तो उसमें लॉगिस्टिक या एस शेप मिलेगा, उसमें लॉगिस्टिक या एस शेप मिलेगा। क्या मतलब इन चीजों का समझो, मान लो मैंने किसी बैक्टीरिया को, इधर देखो बच्चा, मान लो मैंने किसी बैक्टीरिया को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। न्यूट्रिएंट मीडियम वो चीज होती है जो किसी बैक्टीरिया का फूड होता है, और जब मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम में किसी बैक्टीरिया को डाल दिया तो बैक्टीरिया का ग्रोथ पॉजिटिव होगा। ये देखो जैसे हमने बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, बैक्टीरिया देखो सीधा ग्रो कर रहा है, सीधे हो गया। अब आप बोलोगे सर ये नीचे क्यों हो गया बैक्टीरिया का ग्रोथ, इधर टाइम है, समय के साथ बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ रहा है, देखो पीक पे जा रहा है। अब आप बोलोगे सर यहां कम क्यों हो गया, अरे भाई न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, बैक्टीरिया मरने लगा धीरे धीरे। यानी किसी आर्टिफिशियल कंडीशन में जब हम किसी बैक्टीरिया को किसी न्यूट्रिएंट को दे रहे हैं, एकदम फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल कंडीशन कैसा कंडीशन बना के दे रहे हैं, अगर हम फेवरेबल कंडीशन बना के दे रहे हैं तो बैक्टीरिया का ग्रोथ सीधा 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 एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और यहां का जो फार्मूला है इसको निकाला जाता है तो dn अपॉन dt इक्वल टू rn कर दिया जाता है, जहां पर r जो है वो है बायोटिक पोटेंशियल। जहां r क्या है, r बायोटिक पोटेंशियल है, वो मैं आपको बता दूंगा बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। जबकि अभी मैंने r और k सिलेक्शन में बताया था बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। अच्छा अब के सिलेक्शन में क्या होता है, के सिलेक्शन में हम अपने आप को ही ले लें या किसी बीज को हम किसी जगह पे लगाने जा रहे हैं उसको ले लें। अगर हम अपने आप को ले लें या किसी बीज को कहीं लगाने जा रहे हैं उसको ले लें तो वहां पर कैसा मिलेगा, वहां पर ऐसा मिलेगा। देखो जैसे हमने जैसे मान लो कोई बच्चा है पैदा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो कितने किलो का होता है, मान लो 3 किलो का होता है। जब हम सब अपनी मम्मा की बॉडी के अंदर होते हैं तो मम्मा हमें पूरा बचा के रखती है, हम सब उस यूट्रस के अंदर प्रॉपर अच्छे तरीके से वोम के अंदर प्रॉपर सुरक्षित रहते हैं। मम्मा अपना सारा प्रॉब्लम बैक्टीरिया ले रही होती है, हमें अंदर बचा रही होती है। जैसे ही हम बाहर आते हैं, मान लो 3 किलो के हैं, तो सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट के जो बैक्टीरिया ह्यूमिडिटी है ना, वो हमें अटैक करते हैं और हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में वो 3 किलो का बच्चा धीरे धीरे क्योंकि एटमॉस्फेयर को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो 2.7 kg हो जाता है, 2.9 kg हो जाता है। यानी शुरुआत में कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए उसका कर्व देखो ग्रोथ थोड़ा नीचे हो जाता है। 3 किलो का बच्चा 2.9 kg हो जाता है। इस ग्रोथ को हम कहते हैं लैग अवस्था, लैग फेज। जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट कर लेता है उसका ग्रोथ देखो धड़ल्ले से बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे लॉग स्टेज में जाता है। लॉग फेज क्यों होता है, वो पॉजिटिव फेज होता है या एक्सेलरेशन फेज होता है, या एक्सिलरेशन फेज होता है। तेजी से यहां पे चीज त्वरित होकर और ग्रो करती है ऑफ कोर्स, और धीरे धीरे जाकर आप एडल्ट हो जाते हैं और आप इस अवस्था में आ जाते हैं, और आज देखो आप लोग का ग्रोथ एक कांस्टेंट हो गया है और इसी कांस्टेंट ग्रोथ को हम के बोलते हैं, यानी इसी को हम कहते हैं बच्चा कैरिंग कैपेसिटी या फिर स्टडी स्टेट।
क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी या स्टडी स्टेट। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। इसीलिए देखो शुरुआत में मां बाप बच्चों को बहुत हिफाजत से बचाकर चलते हैं। अगर कंडीशन फेवर नहीं हुआ, कुछ उल्टा सीधा, बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अब क्या हुआ, अब आप सब एडॉप्ट कर चुके हैं, आप कैरिंग कैपेसिटी या स्टडी फेज में। अब आप कहोगे सर ये बताओ ये थोड़ा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। अरे भैया थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के साथ बदलाव हो सकता है। मान लो इन्वायरमेंट उल्टा सीधा हो गया, कुछ ऑर्गेनिज्म मर गए, कुछ ऑर्गेनिज्म पे ग्रोथ नेगेटिव हो गए, कुछ के प्लस हो गए। तो इन्वायरमेंट क्योंकि डायनेमिक है, इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, थोड़ा बहुत उससे फ्लक्चुएशन होता है। तो ऐसा होता है, देखा गया है, कैरिंग कैपेसिटी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा होता है। इसका फार्मूला क्या है, आर एन आपने यहां देखा, आर यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है, बायोटिक पोटेंशियल को, और के माइनस एन अपॉन के इसमें ऐड कर दो, और के यहां क्या बताता है, वही जो हमने बोला कैरिंग कैपेसिटी को। यानी इस पूरे इक्वेशन पे बहुत ज्यादा जाना नहीं है, इस पूरे इक्वेशन को सिर्फ बता दिया, कुछ चीजें ऐड ऑन कर दो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है लॉगेस्टिक कर्व। आपके सामने क्लू यही है, नेचुरल कंडीशन। अपना एग्जाम्पल ले लो, किसी पौधे का एग्जाम्पल ले लो। जैसे किसी पौधे का बीज आप जमीन में लगाते हो, लगाने के लिए बीज का ग्रोथ थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, थोड़ा वो श्रिंक हो जाता है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करता है, ग्रोथ धड़ करके एक पूरा पौधा बन जाता है। यानी शुरुआत में लैग फेज, लॉग फेज, और उसके बाद स्टडी फेज, और एक समय ऐसा होगा जब हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, और वो फेज क्या कहलाता है, वो कहता है डिक्लाइन फेज। यहां पर ग्रोथ खत्म, ठीक है, यहां पे ग्रोथ खत्म, ये चीज हो गई। अच्छा, बायोटिक पोटेंशियल मैंने अभी आपको बोला था, फिर बोल देता हूं। बायोटिक पोटेंशियल को हम एक्चुअल में आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को समझने के लिए मैंने आर सिलेक्शन आपको पढ़ा दिया था। इसी को समझने के लिए मैंने आपको कॉन्वेक्स वाला कॉन्केव कर्व बताया था, जब मैंने आपको सर्वाइवरशिप कर्व बताया। ये सब जोड़ना खड़। और बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है सर, अभी आपने बताया, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, इन्वायरमेंटल कंडीशन जनरली अगर फेवरेबल होगा तो बायोटिक पोटेंशियल आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब बायोटिक पोटेंशियल पहुंचने के लिए ये जरूरी है वहां की फर्टिलिटी जो हो वहां पे बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो वहां का ऑर्गेनिज्म जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या है ना, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को हम लोग बायोटिक पोटेंशियल के बराबर कैसे, उस जगह पर अगर मान लो मॉर्टेलिटी नहीं है, यानी मृत्यु नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां की जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो उसका क्या है, मैक्सिमम वहां पे बना हुआ है। तो किसी जगह का रिप्रोडक्शन मैक्सिमम बना हुआ है, इसलिए वहां पर बायोटिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसका मतलब वहां पे मॉर्टेलिटी जीरो है, एकदम सदाबहार टाइप की जगह है। ये कुछ कंडीशंस हैं, थियोरेटिकल है, जो आप ऊपर से पढ़ लेना, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी आपके मेंस में यही क्वेश्चन पूछा था, लोगों को समझ में नहीं आया भाई कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। कैरिंग कैपेसिटी, या हम इसी को पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एरिया भी कह सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी फैक्टर को एडॉप्ट कर चुका है, ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। किसी भी एनवायरमेंट में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, अगर वो एडॉप्ट कर दिए गए हैं तो वो कैरिंग कैपेसिटी है। किस बेसिस पर, फूड के बेसिस पर, ऑक्सीजन के बेसिस पर, सप्लाई, डिजीजेस, प्रीडेटर्स, स्पेस डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सस्टेन इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज अ कैरिंग कैपेसिटी। तो ठीक है, कभी किसी ऑर्गेनिज्म से किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट को एडॉप्ट कर लिया, ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी किसी बायोलॉजिकल स्पीसीज से किस पे डिपेंड करती है, ऑफ कोर्स एनवायरमेंट पर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ इस पे डिपेंड करती है वहां जो साइज ऑफ स्पीसीज वो है वो कितना है। मान लो स्पीसीज ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है, स्पीसीज कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, तो डेफिनेटली कैरिंग कैपेसिटी वहां के फैक्टर और रिसोर्सेज पे बेस्ड होता है। तो जब आपको मेंस का आंसर लिखना था तो यहां आपको बार बार फैक्टर और रिसोर्सेज के बारे में बोलना था अपने मेंस के आंसर में। समझ में आ रही बात? और आगे बढ़ो, पॉपुलेशन, यहां पर अच्छी चीज और बताऊं, इन्वायरमेंट वहां पर अगर सस्टेन करता है, अच्छा इन्वायरमेंट है, तो आपको वहां पर अच्छा खासा बायोटिक कैरिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ये फूड वूड जो आपने ऊपर लिखा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक बात और बता दूं, किसी पॉपुलेशन बायोलॉजी में, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिफाइन कैसे होती है उसको देखना, इन्वायरमेंट्स मैक्सिमल लोड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। फिलहाल बहुत ज्यादा टेक्निकल मत जाइए, आप इसको छोड़िए, इन्हीं पार्ट से आप चीजों को समझ लीजिए। कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, और फैक्टर रिसोर्स मैंने आपको जब सेकंड लेक्चर शुरू किया था वहां बता दिया था, इकोलॉजी फैक्टर रिसोर्स पे बेस्ड होती है। आप मेरी क्लास को एडॉप्ट कर चुके हैं क्योंकि आपको मेरा फैक्टर रिसोर्स आपको लग रहा है अनुकूल है, यानी आप कैरिंग कैपेसिटी में बैठे हुए हैं। आप सब लोग एकदम सेटिस्फाई होकर जो रवि सर पढ़ा रहे हैं एकदम समझ रहे हैं और क्लास को एंजॉय भी कर रहे हैं। इसमें एक टर्म और है जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कैरिंग कैपेसिटी के बाद, ठीक है, जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्पर्सल, और एक टर्म है जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्पर्सन, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल और डिस्पर्सन की बात करते हैं, और कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी भी है जिसपे हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।
इधर आते हैं, पहले आपको डिस्पर्सल और डिस्पर्सन की बात करते हैं। देखो डिस्पर्सल और डिस्पर्सन में क्या होता है समझना। डिस्पर्सल क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को छोड़कर वहां से निकलता है वो डिस्पर्सल कहलाता है, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही इधर उधर करता है वो डिस्पर्सन कहलाता है। इसका सीधा मतलब है डिस्पर्सन जो होता है वह विद इन द बाउंड्री होता है, ठीक है। डिस्पर्सन जो होता है, जो मैं पॉपुलेशन डिस्पर्सन की बात कर रहा हूं, डिस्पर्सन की जो बात कर रहा हूं वो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है, वो विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है। ध्यान देना, विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है। जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे को क्लास में डांट दिया, अब वो क्या है अपनी आई कांटेक्ट मुझसे नहीं करना चाहता है, तो पहले वो बच्चा सामने बैठा था, वो कोने में बैठ रहा है, फिर वो उधर किनारे जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि रवि सर का इन्वायरमेंट क्लास बहुत यूजफुल है, मेरे को क्लास करनी ही करनी है, भले मैं रवि सर को पसंद नहीं करता। तो यानी वो इस क्लास में अपनी जगह को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस क्लास को छोड़ के नहीं जा रहा है, वो डिस्पर्सन में है। कहां है? डिस्पर्सन में है। लेकिन अगर उसको मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो गई और मेरी क्लास को छोड़ के बाहर चला गया तो वो डिस्पर्सल है। यानी डिस्पर्सल में फैक्टर और रिसोर्स की समस्या बहुत ज्यादा है, डिस्पर्सन में फैक्टर रिसोर्स की समस्या कम है, तो ऑर्गेनिज्म उस एरिया को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर नहीं है तो ऑर्गेनिज्म वहां से छोड़ के जाना ही बेहतर समझता है। इसी केस को हम कहते हैं बच्चा माइग्रेशन, माइग्रेट कर जाना, दिस इज माइग्रेशन। अब मुझे नहीं लगता किसी को पॉपुलेशन डिस्पर्सल समझने में कोई दिक्कत होने वाली है। सारी कहानी डिस्पर्सल और डिस्पर्सन को डिफरेंशिएट करने का क्या होगा? ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है ना। अब एक बात और बताऊं, इसका मतलब पॉपुलेशन डिस्पर्सल का ही केस क्या होता है? माइग्रेशन का। अब जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब इस पिक्चर को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन, दूसरा जिसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है आउटवर्ड मूवमेंट और इमिग्रेशन का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट। यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है एक ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है और कह रहा है एक ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। कोई स्पीसीज यहां से यहां जा रहा है तो यहां के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? इमिग्रेशन हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, और यहां के केस में क्या हो रहा है? इनवर्ड आ रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है। और यही पॉपुलेशन डिस्पर्सल को माइग्रेशन कह रहे हैं, और माइग्रेशन दो तरह का हो गया, समझ लो। अब जैसे मान लो साइबेरियन बर्ड इंडिया आई, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में यहां पर बर्ड्स आ गए, तो भाई बर्ड्स आ गए मतलब अगर मान लो रशियन बर्ड यहां आ रहे हैं तो रशिया के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? इमिग्रेशन हुआ। इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? इमिग्रेशन हुआ। यहां इनवर्ड हुआ, यहां। और ओवरऑल अगर बोले तो क्या हुआ? भाई बर्ड्स के माइग्रेशन हो रहे हैं। बर्ड से क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। और सुनो बच्चों, और सुनो, इमिग्रेशन क्यों होता है किसी जगह पे? सीधी बात है, वहां पे कंडीशन बहुत ही सीवियर है, यानी वहां पर मॉर्टेलिटी डोमिनेट कर रही है। और इमिग्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे सर्वाइवल डोमिनेट कर रहा है, इसलिए ऑर्गेनिज्म यहां चला आया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से माइग्रेशन में भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है। यहां पे मॉर्टेलिटी है, यहां पे सर्वाइवल या नेटालिटी है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से डिस्पर्सल और डिस्पर्सन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहां जो चीज मैंने आपको बोली थी वो चीज बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी है। देखो, डिस्पर्सल ऑलवेज ऑकर अक्रॉस द ज्योग्राफिकल बाउंड्री और डिस्पर्सन ऑलवेज ऑकर विद इन द बाउंड्री इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्टर एंड रिसोर्सेज। याद रखना, देखो इकोलॉजी बिल्कुल वही है, आप खुद को रख लो, ठीक। अब जैसे आप मेरी क्लास में अगर कंपैक्टेबल हो, आपको लगता है यार ये क्लास सच में बेनिफिशियल है, आप मेरी क्लास के अंदर आ जाओगे। तो अब कहीं छोड़कर मेरी क्लास में आ रहे हो तो क्या हो जाएगा? माइग्रेशन तो है, लेकिन मेरे लिए इमिग्रेशन है, उनके लिए, मेरे लिए इमिग्रेशन है और उनके लिए इमिग्रेशन है, EMI। ये चीज समझ में आ रही है? हो सकता है भाई मेरी क्लास से दूसरी जगह चले जाओ, तो मेरे रिस्पेक्ट में इमिग्रेशन है, उनके रिस्पेक्ट में इमिग्रेशन है। चलिए, इमिग्रेशन है। अब देखो, आर सिलेक्शन के सिलेक्शन पे हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और आगे बढ़ो। ये हमने पहले ही समझा लिया, और मैंने बोला था इस टॉपिक को समझने के लिए ज्यादा अच्छा होगा कि हम वही समझ लें जब सर्वाइवरशिप कर्व समझ रहे थे, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन, उस समय बताना आसान था कॉन्वेक्स कॉन्केव कर्व के टाइप समय में, ठीक है। और आगे बढ़ो। अब ये कुछ शब्द हैं जैसे इकैड, इकोफीन्स है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझो, और एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं बच्चा इकोटाइप्स, है ना। एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं इकोटाइप्स या जीनिकोलॉजी। इसको मैं समझाने की जरा कोशिश करता हूं, जरा समझो, ठीक है। इसको समझाने की कोशिश करता हूं, बढ़िया से समझो, और इसके साथ ही फिर ये चैप्टर हम यहां पे खत्म करते हैं। इधर देखो, देखो इकैट्स या इकोफिन्स और दूसरा इकोटाइप्स क्या होता है, कुछ टर्म्स देखना। मान लो एक तरह का होमोजीनस कंडीशन है। किस तरह का कंडीशन है? होमोजीनस कंडीशन है, समझना, यानी होमोजीनस
होमोजीनस कंडीशन। किसी इन्वायरमेंट में किसी जगह पर स्पीसीज रह रहा है और वहां पर होमोजीनस कंडीशन है। होमोजीनस कंडीशन मतलब होता है एक ही तरह की कंडीशन है, ठीक है ना, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, ठीक है, यानी उसका मार्फोलॉजी, ठीक है, या उसका फिनोटाइप और उसका जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? उसका लुक और एक्सप्रेशन, बाहर से जो दिखता है। जीनोटाइप जो अंदर जीन होते हैं जिनकी वजह से कोई गुण होता है, लुक और एक्सप्रेशन आता है। ये दोनों एक ही तरह के है ना, सिमिलर तरह के हैं, सिमिलर तरह के, जैसा जीन है वैसा ही उसका एक्सप्रेशन है। तो जीनोटाइप स्टडी ऑफ जीन, फिनोटाइप उसका एक्सप्रेशंस। जैसे मैं ये दिख रहा हूं, ये मेरा फिनोटाइप है। मेरी नाक ऐसी क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर ऐसा जीन होगा। मेरी आंख काली है, ये दिख रहा है, ये मेरा फिनोटाइप है। मेरी आंख काली क्यों है? इसके पीछे कोई जीन होगा, और जीन वही होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। यानी मेरे मां बाप में से किसी के पास ऐसा ही आंख होगी जो मेरे अंदर ऐसी आई है। यह भी समझ में आ गया? और सुनो, मान लो इस होमोजीनस कंडीशन में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है एक ही तरह के बिहेवियर वाला, फिनोटाइप और जीनोटाइप वाला। यहां पर क्या हुआ? यहां पर इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हो गए, यहां पर इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हो गए, यहां पर कोई चेंज आ गया पर्यावरण में, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट में वेरिएशन हो गया, फैक्टर रिसोर्स की कुछ लिमिटेशंस हो गई। अब यहां पे दो तरह की कंडीशन है ना। यहां पर क्या हुआ? जो होमोजीनस कंडीशन था, एक ही तरह का सिमिलर बिहेवियर था, उसमें क्या आ गया? हेट्रोजेनिसिटी आ गई। हेट्रोजेनिसिटी का मतलब होता है उसमें चेंजेस आ गए, हेट्रोजेनिसिटी ऑकर्स। और ये हेट्रोजेनिसिटी जो है वो मार्फोलॉजिकल रूप में दिख रहा है, बाहर से उनके स्ट्रक्चर में मार्फोलॉजिकल रूप में मार्फोलॉजिकल चेंजेस दिख रहा है, बाहर से उनके स्ट्रक्चर वगैरह में वेरिएशन दिख रहा है, मार्फोलॉजिकल चेंजेस दिख रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट इस कंडीशन में था, पहले नॉर्मल कंडीशन में था, सब कुछ एक जैसे थे, थोड़ा इन्वायरमेंट ने बदला, कैरेक्टर बदल गए। अब अगर फिर से हम उसको नेचुरल कंडीशन दे दें, नेचुरल कंडीशन मतलब नेचुरल कंडीशन आपको मिल जाए, मतलब जिस कंडीशन में पहले कोई ऑर्गेनिज्म होमोजीनस कंडीशन में था, अगर हम फिर से उसको नेचुरल एनवायरनमेंट दे दिया जाए, समझना, नेचुरल एनवायरनमेंट दे दिया जाए। यहां पर ऑर्गेनिज्म क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट में होमोजीनस कंडीशन में था, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में होमोजीनस कंडीशन में था, गॉट इट। जैसे ही हम इसको हेट्रोजेनेसिस हो गया, जैसे इसको फिर से हमने नेचुरल एनवायरनमेंट दे दिया, ठीक है, यहां चलो एनवायरमेंटल वेरिएशन हो गया, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट दिया। अब इसमें दो बातें होती हैं, एक बात इकैट्स इकोफिन्स की होती है और दूसरी बात इकोटाइप्स की होती है। अब सुन लो एक मिनट में, यहां पर क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म रिटर्न बैक इन पेरेंटल कंडीशन। पेरेंटल कंडीशन मतलब जिस कंडीशन में पहले थे उनके लुक और अपीयरेंस, उसी तरह वो लौट आए, यानी इस तरह की कंडीशन हो गई। इस तरह की कंडीशन में अगर ऑर्गेनिज्म लौट आया, इस तरह की कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपनी तरह का लौट आया, तो इसका मतलब है यहां पर जो कैरेक्टर चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं बच्चा इकैट्स कहते हैं, या इसी को आप चाहो तो इकोफिन्स टाइप के शब्द यूज कर सकते हो। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इकोलॉजी में इकैट्स का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब है यहां पर जो भी वेरिएबल्स हुए हैं वो सिर्फ फिनोटाइप के लेवल पे हुए हैं, बाहर के लेवल पे चेंज हुए थे, जीनोटाइप के लेवल पे नहीं हुआ था, है ना, जीन वगैरह में बदलाव नहीं हुए थे, सिर्फ फिनोटाइप में हुए थे। इसीलिए जब फिर से पुरानी कंडीशन आ गई तो फिर वो ऑर्गेनिज्म अपनी कंडीशन में लौट आया। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या है? यहां पर चेंजेस परसिस्ट, यहां पर जो चेंज हुए थे वो परसिस्ट कर गए, यानी वो चेंजेस कंटिन्यू कर गए। उन चेंजेस में फिर से वो पुराने कंडीशन में लौट कर, यानी यहां इस कंडीशन में जो है वो नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि यहां पर फिनोटाइप में जो बदलाव हुआ था, वो फिनोटाइप का बदलाव जो हुआ था उसके जीनोटाइप के बदलाव के साथ हुआ था, इसलिए पुनः फिर से जीन उस कंडीशन में नहीं आए, और यही कंडीशन कहलाता है इकोटाइप। तो सर हम समझ गए, आप कहना यह चाह रहे हैं इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर वो जीन लेवल पे हो रहे हैं, वो इकोटाइप कहलाते हैं। एनवायरनमेंट में होने वाले वेरिएशंस इकोटाइप को इसीलिए हम लोग बच्चा इसको हम लोग जीनिकोलॉजी के नाम से भी जानते। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूं। एक पौधा है यूफॉर्बिया हर्टा, इसको हम लोग गांवों में दुधी घास कहते हैं। ये दो तरह का मिलता है, पता है, ये प्रोस्ट्रेट भी होता है यानी रेंग के भी चलता है, और ये इरेक्ट भी होता है यानी सीधा भी होता है, इरेक्ट भी होता है। लेकिन नेचुरल कंडीशन में बताऊं, ये एक्चुअल में इरेक्ट ही नेचर का होता है।
प्रोस्टेट क्यों होता है? जो सड़कों के किनारे जो यूफॉर्बिया ग्रो करता है, प्रोस्टेट इसलिए हो जाता है, सड़क पे चलने वाले जानवर, हम लोग या साइकिल से उसको दबा रहे होते हैं, तो बेचारा जब ग्रो कर रहा होता है तो सीधा ना होके वो क्रीपर टाइप का बन जाता है, प्रोस्टेट टाइप का। और लेकिन उसी बीज को लेकर गमले में लगा दो, लेकिन उसको डिस्टर्ब मत करो, तो वो कैसा आएगा? इरेक्ट टाइप का। इसका मतलब है उसका जेनेटिक बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर से बदलाव हुआ है। लेकिन जैसे उसको पेरेंटल कंडीशन देते हो, वो अपनी कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि जीनोटाइप में बदलाव हुआ नहीं है, सिर्फ फिनोटाइप में हुआ। यानी यूफॉर्बिया हर्टा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इकैट्स। अब ध्यान रखना, यूफॉर्बिया हर्टा इज द बेस्ट एग्जांपल। और जिनिकोलॉजी वगैरह की जो म्यूटेशंस वगैरह जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, जिससे पौधों में जो बदलाव हो गया वो लगातार चल रहा है, वो कहलाएगा बच्चा इकोटाइप्स। और कभी जिनिकोलॉजी इकोटाइप की बात करें, कह देना एक ही बात है। तो इकोलॉजी में हम जिनिकोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इकोटाइप्स को। आई थिंक यू रिमेंबर, जहां पर जेनेटिक चेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं और इन्वायरमेंट के साथ वो लगातार आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी करा दिया, और ये था आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी के सारे टॉपिक जो मैंने आपको करा दिए। तो चलो दोस्त, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और कोर्सेज के लिए आपको बता दिया है, पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पर जाकर लगातार सुनते रहें। और कोई दिक्कत है तो दिए गए नंबर आपको पहले बता चुका हूं, 9911809808 पर कॉल करें, या 630641 आप 9911809808 पर ही कांटेक्ट करें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।